हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीआरओ रिक्वायरमेंट 2021 के एमएसडब्ल्यू ड्राइवर इंजन स्टिक के। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूज ऑफ फ्यूल्स ऑयल ल्यूब इन स्टैटिक इंजन। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंजन की शीतलक प्रणाली के बारे में, फिर इंजन के फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके ऑयल के बारे में पढ़ेंगे और लुब्रिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस टॉपिक के हमारे 4 से 5 वीडियो बनेंगे। इसमें इस टॉपिक को हम संपूर्ण कर लेंगे। उसके बाद इस टॉपिक के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की भी चर्चा करेंगे। आज सबसे पहले हम इसमें देखते हैं परिचय के बारे में। शीतलक प्रणाली के परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे। इंजन एक यांत्रिक युक्ति है जो विविध प्रकार के भागों से मिलकर बना होता है। इन भागों के चाल के अंतर्गत घर्षण व कन्वेंशन के कारण इनका ताप बढ़ जाता है, जिससे इनके पदार्थ में तापीय प्रसार हो जाता है। अतः इनका तापमान अनुकूल बनाए रखने के लिए इनकी शीतलन प्रणाली की व्यवस्था की जाती है। इस हेतु इंजन के साथ एक शीतलन प्रणाली स्थापित की जाती है। साथ ही इंजन के भागों में घर्षण के कारण ये भाग घिस जाते हैं। इस हेतु इंजन में स्नेक की व्यवस्था भी की जाती है। सबसे पहला है इसमें शीतलक प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी इंजन में। मोटर गाड़ियों के सभी हीट इंजन उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जिससे इन इंजनों के कन्वेंशन चेंबर का तापमान 2200 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। परिणाम स्वरूप इंजन के पार्ट जैसे पिस्टन, वाल्व, सिलेंडर आदि गर्म होकर फैलने लगते हैं और उनके मूवमेंट में परेशानी होती है। अतः इस अवांछनीय तापक्रम हीट को तुरंत कम नहीं किया जाए तो इंजन के पार्ट तिरछे हो जाएंगे या फिर सीज हो जाएंगे, या कन्वेंशन चैम्बर पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, जिससे इंजन में नॉकिंग, प्री इग्निशन, डेटोनेशन का खतरा बन जाएगा। इसलिए लुब्रिकेशन कूलिंग सिस्टम की इंजन में शीतलन प्रणाली की आवश्यकता पड़ी। आप चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। वाटर कूलिंग सिस्टम का चित्र दर्शाया गया है, किस प्रकार रेडिएटर की सहायता से इसमें कूलिंग होती है। आगे हम इसमें देखते हैं। अतः पावर स्ट्रोकों में उत्पन्न अवांछनीय हीट को साथ साथ कन्वेंशन चेंबर से हटाना आवश्यक है, जिससे इंजन लगातार सामान्य तापमान पर चले और अपनी पूरी ताकत विकसित कर सके। इसलिए इंजन को ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ी। आगे इसमें नोट लगा के दे रखा है। इंजन में कम से कम गैस आउट के लिए उसे न तो अधिक तापमान और न ही कम तापमान पर चलाना चाहिए, क्योंकि दोनों स्थितियों में ही अधिक गैस आउट होती है। ये सिद्ध हो चुका है कि इंजन के चलने से फ्यूल की 25% गर्मी फायदेमंद होती है, बाकी की गर्मी बाहर निकालनी पड़ती है। कूलिंग सिस्टम 25% गर्मी निकालता है। फ्रिक्शन से 5% एनर्जी और जली हुई गैसों से 45% गर्मी बाहर निकाली जाती है। इसकी कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं, उनकी हम अब चर्चा करेंगे। शीतलन प्रणाली के संबंध में कुछ मुख्य परिभाषाएं निम्न है, जिसमें पहली है हमारी तापमान के बारे में। किसी वस्तु के गर्म होने या ठंडा होने के माप को तापमान कहते हैं, अर्थात किसी वस्तु के तापमान से वस्तु के गर्म या ठंडा होने का अनुमान लगाया जाता है। किसी वस्तु के तापमान को डिग्री में व्यक्त किया जाता है। इसे डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट या केल्विन में मापा जाता है। तो तापमान की इकाइयाँ बताई गई है, जिसमें सेल्सियस में भी नापा जाता है, फ़ारेनहाइट में नापा जाता है और केल्विन में नापा जाता है। आगे इसमें यदि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो आपस में इन्हें रूपांतरित किया जा सकता है, जिसका सूत्र है वो दे रखा है, आप नोट कर लेना। आगे इसमें दाब के बारे में। प्रेशर किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत कार्य करने वाले बल को दाब या दाब कहते हैं। दाब के पीस से प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी सतह का क्षेत्रफल ए वर्ग यूनिट हो तो लंबवत बल एफ हो तो दाब बराबर F/A होगा। दाब की इकाई बार न्यूटन मीटर स्क्वायर या किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो ये नोट कर लेना, दाब की इकाई क्या होती है।
आगे हम इसमें अब देखते हैं ऊष्मा के बारे में, हीट के बारे में। ऊष्मा ऊर्जा का ही दूसरा रूप है जिसमें हमें गर्मी या ठंड का अनुभव होता है। जब किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है या ऊष्मा ली जाती है तो वस्तु की अवस्था, तापक्रम में, आयतन में अंतर आता है। ऊष्मा को कैलोरी, सेंटीग्रेड हीट यूनिट, CHU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, BHU आदि में मापा जाता है। इसमें अलग अलग माप दे रखा है, नोट कर लेना, प्रश्न भी बन सकता है यहाँ से। आगे हम अब इसमें चर्चा करते हैं क्वथनांक के बारे में। जिस तापमान पर कोई द्रव गैस में बदलने लगता है उसे द्रव का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। उदाहरणतः पानी का क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगता है। आगे है इसमें अब ऊष्मा हस्तांतरण विधि। यदि दो भागों का आपसी संपर्क हो व इसके तापमान में अंतर हो, अर्थात एक गर्म व दूसरा ठंडा हो, तो प्राकृतिक नियम के अनुसार आपसी ताप संचार तब तक जारी रहता है जब तक कि दोनों का तापमान बराबर नहीं हो जाता। ऊष्मा गर्म भाग से ठंडे भाग की तरफ ताप संचार करती है। इस ऊष्मा संचार की निम्नलिखित 3 विधियां बताई गई है। ट्रांसमिशन ऑफ हीट की 3 विधियां बताई गई है। आप चित्र के द्वारा भी इसको समझ सकते हैं, जिसमें पहली है चालन। इस विधि में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कणों के माध्यम द्वारा चलती है। कण स्थिर ही रहते हैं। जैसे धातु की लंबी छड़ के एक सिरे को गर्म करे तो कणों में ऊष्मा संचार के कारण दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। दूसरी इसकी विधि है वो है संवहन की क्रिया। इस विधि में तरल के कण ऊष्मा स्रोत के पास आकर ऊष्मा को ग्रहण करके हल्के होकर ऊपर उठते हैं, वे इनकी जगह ठंडे भारी कण ऊष्मा स्रोत के पास आते हैं। ये क्रम लगातार चलता रहता है। थर्मोसाइफन शीतलन प्रणाली इसी सिद्धांत पर काम करती है। तीसरी विधि है वो है विकिरण की। इस विधि में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तब तक बीच के माध्यम को गर्म किए बिना ही पहुंच जाती है, जैसे आग से दूर बैठे व्यक्ति या सूर्य से धरती का गर्म होना। इसमें हवा अप्रभावित रहती है। अगला हमारा है कूलिंग के माध्यम कौन कौन से हैं। अपने गुणों के कारण हवा, जल और तेल इंजन कूलिंग के मुख्य माध्यम माने गए हैं। हवा के द्वारा भी कूलिंग की जा सकती है, जल के द्वारा और तेल के द्वारा। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे हवा के बारे में। यह समस्त विश्व में निःशुल्क उपलब्ध है। हवा गर्म धातु से संपर्क में रहते हुए उसकी गर्मी को ग्रहण करके बाहर में हल्की होकर ऊपर उड़ती है, अर्थात धातु के तापमान को कम करती है। ये प्रक्रिया लगातार तब तक चलती है जब तक कि धातु और हवा का तापमान समान नहीं हो जाता। अगली है इसमें पानी के बारे में, वाटर। ये भी समस्त विश्व में विद्यमान है। पानी गर्म धातु से संपर्क में रहते हुए उसकी गर्मी को ग्रहण करके वे बाहर में हल्का होकर ऊपर उड़ता है, अर्थात धातु के तापमान को भी कम करता है। उसके स्थान पर भारी या ठंडा पानी पहले से गर्म धातु से संपर्क करता है। यह प्रक्रिया लगातार तब तक चलती है जब तक कि धातु और पानी का तापमान समान नहीं हो जाता। तीसरी विधि है उसमें हमारा कूलेंट का। ये एक तरल पदार्थ होता है। इसका जमाव बिंदु पानी के जमाव बिंदु से कम होता है। इंजन के कूलिंग सिस्टम में इसका प्रयोग करने के लिए इसमें 1 लीटर या 2 लीटर पानी मिलाया जाता है। अगला है हमारा शीतलन प्रणाली के प्रकार के बारे में। शीतलन प्रणाली के प्रकार है। इंजन को सामान्य तापक्रम पर बनाए रखने के लिए इसमें 2 प्रकार के कूलिंग सिस्टम प्रयोग किए जाते हैं। इसमें पहला है वायु शीतलन प्रणाली। इस प्रणाली में केवल हवा ही सिलेंडर हेड और ब्लॉक को ठंडा करती है। हवा ज़्यादा मात्रा में इन भागों से संपर्क करे, इसलिए इसके 2 तरीके अपनाए गए हैं। इसमें पहला है ब्लोवर लगाकर, ताकि ज़्यादा हवा गर्म स्थान पर लगाकर गर्मी चूस सके। कई बार डक्ट लगाकर हवा को गर्म स्थान पर ही छोड़ा जाता है। दूसरा तरीका है वो है सिलेंडर हेड और ब्लॉक के इर्द गिर्द फिंच बनाई जाती है। फिंच को चित्र में भी दिखाया गया है। ये सिलेंडर सिस्टम 2 व्हीलर या 3 व्हीलर आदि में प्रयोग होती है। इसे डायरेक्ट कूलिंग भी कहा जाता है। तो आपकी बाइक का वो इंजन का हेड लगा हो, उसके ऊपर इस प्रकार फिंच बनी होती है। उनका कार्य ये है कि इंजन को ठंडा रख सके।
इस प्रकार की फिन्स बनी होती हैं। आगे हम इसमें अब देखते हैं एयर कूलिंग सिस्टम के रख रखाव के बारे में। सिलेंडर और ब्लॉक की फिन्स हमेशा धूल से साफ रखें। दूसरा है इसमें एयर डक्ट को बिल्कुल सिधाई में और साफ रखें। ब्लोवर की बेल्ट को टाइट रखें। अगली प्रणाली है वो है हमारी जल शीतलन प्रणाली। इस प्रणाली में कंवेंशन चैम्बर की गर्मी को इनडायरेक्ट कूलिंग प्रणाली से हटाया जाता है। इसमें सिलेंडर के चारों तरफ वाटर जैकेट बने होते हैं जिसमें ठंडा पानी भरा रहता है और ये पानी सिलेंडर वाल्व की गर्मी को लेकर रेडिएटर में ठंडा होने के लिए चला जाता है। ये क्रिया लगातार होती रहती है जिससे इंजन रनिंग तापमान पर चलता रहता है। जल शीतलन प्रणाली के अंतर्गत 2 विधियाँ अपनाई जाती है, उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और आप निश्चिंत होकर पढ़ाई करें। आपका 31 अक्टूबर से पहले जितना मेरे से हो सकेगा उसका संपूर्ण कोर्स आपको करवा दिया जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की श्रृंखला भी कंप्लीट हो जाएगी। मैराथन क्लास का वीडियो भी आने वाला है दिनों में और आपका टेस्ट है वो हर 2 दिन के बाद चलने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।